मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। इससे पहले कि वीर रूही से एक बार फिर से पूछ पाता कि उसे क्या परेशान कर रहा है, रूही इतनी धीमी आवाज में वीर से कहती है कि रूही के इतना करीब खड़े होने के बावजूद वीर को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आवाज में म्यूट बटन लगा दिया गया हो और इसीलिए उसके आगे का सेंटेंस वीर को सुनाई ही नहीं दिया। और इधर रूही के गाल इस तरह से लाल हो जाते हैं जैसे कि मानो उन्हें आग में तपा दिया गया हो। तुम्हारे दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, लेकिन क्यों? अचानक से उन्हें मुझसे क्या काम आ गया है? रूही की बात सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूही की इस बात का क्या मतलब है। कुछ नहीं, रहने दो। अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं वापस लौट आऊंगी। वीर की बात सुनकर रूही उससे कहती है और वीर से इतना कहने के बाद वो वहां से ऐसे भाग जाती जैसे कि मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। यहां तक कि वो पीछे पलट कर भी नहीं देखती है। रूही की बातों से कंफ्यूज्ड वीर वहां खड़े होकर बस उसे जाते हुए देखता रहता है। इनफैक्ट उसे तो इतना भी समय नहीं मिल पाता है कि वो ये सोच सके कि अभी अभी यहां पर हुआ क्या। आखिर ये चल क्या रहा है? रूही के दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं। उसके दादाजी तो चंद डेमीगॉड्स में से एक हैं, तो वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे लाइफ जीन एसेंस या मेरी होली एंजल की वजह से मुझसे मिलना चाहते हो? रूही के पीछे पीछे जाते हुए वीर के मन में यही ख्याल और यही सवाल चल रहे थे। लेकिन रूही की स्पीड इस समय बहुत ही ज्यादा थी और इसीलिए कॉरिडोर से मुड़ने के बाद वो वीर से इतना आगे निकल गई थी कि वीर के लिए उसके पास जाना या उसे पकड़ पाना इम्पॉसिबल हो गया था। और इसीलिए वीर वहीं बीचों बीच कॉरिडोर में खड़ा होकर बस रूही को जाते हुए देखता रहता है और उसकी बातों और उसके बिहेवियर का मतलब समझने की कोशिश करने लगता है। मुझे रूही के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि दुनिया में इतने सारे अच्छे लड़कों को छोड़कर उसे तुम्हारे जैसा नालायक इंसान पसंद आया है। रूही के बिहेवियर को लेकर वीर अभी कंफ्यूज्ड था ही कि तभी दरवाजे के बाहर खड़ी अन्वेषा अपनी आवाज और अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के वीर को देखते हुए उससे कहती है। और अन्वेषा की बात सुनकर वीर और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। कहना क्या चाहती हो तुम? कंफ्यूजन में अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर अन्वेषा को देखते हुए उससे पूछता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि कहना क्या चाहती हो तुम सचमुच इतने ज्यादा डम हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? हाँ, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि रूही तुमसे क्या कहना चाह रही थी? तुम एक लड़की हो और रूही एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो इतने समय से तुम्हारे साथ है और तुमने अभी तक उसे प्रपोज तक नहीं किया है। कभी सोचा है कि रूही अपनी फैमिली को ये सब किस तरह से एक्सप्लेन करेगी? क्या कहेगी वो उनसे कि वो एक ऐसे लड़के के साथ है जिसने अभी तक उसे प्रपोज तक नहीं किया है और इसलिए वो श्योर नहीं है कि वो लड़का कमिट होना चाहता भी है या नहीं? अन्वेषा अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर को एक्सप्लेन करती है और अन्वेषा की बात सुनकर एम्बैरेसमेंट के मारे वीर का चेहरा लाल हो जाता है। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोलता है लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस इंतजार में हो कि रूही पहले तुम्हें प्रपोज करे? एक बार फिर से अन्वेषा अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर से कहती है और अन्वेषा की बात सुनकर वीर कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ शॉक्ड भी हो जाता है। तो रूही मुझसे ये कहना चाहती थी कि उसके दादाजी मुझसे उसकी शादी के प्रपोजल के बारे में बात करना चाहते हैं? शॉक होता हुआ वीर अन्वेषा से पूछता है क्योंकि उसे इन सब तरह की चीजों में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? तुम उसके दादाजी के साथ प्रपोजल डिस्कस करोगे? वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अन्वेषा वीर को इस समय ऐसे देख रही थी जैसे कि मानो वो अपने सामने इस दुनिया के सबसे बड़े इडियट को देख रही हो। देखो अन्वेषा, तुम जानती हो मुझे इन सब मैटर्स में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब भले ही मैं और तुम दोस्त नहीं है, लेकिन अब तुम मुझसे पहले की तरह नफरत भी तो नहीं करती हो ना। तो उस हिसाब से तो तुम मुझे कोई गाइडेंस ऑफर क्यों नहीं करती हो कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए? अगर तुम ऐसा करती हो तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और उसका बदला भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। क्योंकि वीर को इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, इसीलिए वीर तुरंत ही अन्वेषा के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है। बात अगर किसी एलियन को जान से मारने की हो, फिर चाहे वो सुपर एलियन ही क्यों ना हो, तो वीर से बड़ा तो कोई खिलाड़ी था नहीं। लेकिन बात जब दिल के मामले की हो तो उसमें वीर अभी भी अनाड़ी ही था और इसीलिए उसे अन्वेषा की मदद की जरूरत पड़ रही थी। खैर, वीर की बात सुनकर अन्वेषा एक गहरी सांस लेती है और उसका चेहरा भी अब पहले से काम नजर आने लगता है। देखो, बहुत सीधी सी बात है, अगर तुम इसी तरह से रूही के साथ रहे और वो भी बिना किसी प्रॉपर कमिटमेंट के या इंडिकेशन के, तो सिर्फ उसकी फैमिली के ट्रेडिशनल ओल्ड मैन ही तुमसे नफरत नहीं करेंगे, मैं भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई मीन, तुम बिना किसी कमिटमेंट के रूही के साथ हो। तुम जानते हो ना कि ऐसे लड़कों को क्या कहा जाता है? किसी को भी यही लगेगा कि तुम रूही को लेकर सीरियस नहीं हो। इसलिए अगर तुम वाकई में रूही के साथ रहना चाहते हो तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसके साथ एंगेज ही हो जाओ। इस तरह से एटलीस्ट उसकी फैमिली को यह साइन तो मिलेगा कि तुम रूही को लेकर सीरियस हो। तुम बहुत बड़े वॉरियर हो, बड़े बड़े कारनामे किए हैं तुमने, लेकिन क्या कभी भी तुमने एक मिनट के लिए रुक कर ये सोचा है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर रूही इस समय कितने ज्यादा प्रेशर में है? खासकर जैसी उसकी फैमिली है, उसके बाद उसे कितनी चीजें फेस करनी पड़ रही होंगी। अन्वेषा अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर से कहती है और अन्वेषा की बात सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है। तुम सही कह रही हो, ये मेरी ही लापरवाही है, मैं ही शायद चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। अन्वेषा की बातों पर गौर करते हुए वीर जल्दी से उसे रिस्पॉन्ड करता है। देखो वीर, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि सीनियर चौहान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल ओल्ड मैन है। इसलिए तुम जब भी उनसे मिलो तो तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि उनके कुछ कहने से पहले तुम खुद ही उनसे प्रपोजल के इस मैटर को उन्हें सजेस्ट कर दो। नहीं तो अगर तुम और ज्यादा कोई बकवास करोगे तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अन्वेषा वीर से कहती है और फिर कुछ सेकंड्स का पॉज लेती है।
लेकिन उससे पहले कि तुम रूही के प्रपोजल को ओ करते हो, और अगर इस समय तुम्हारा रूही को प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं है और तुम अभी थोड़ा और समय लेना चाहते हो, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर तुम्हारे मन में सेकंड थॉट्स भी हैं, तो फिर तुम्हें उसकी फैमिली से मिलने जाने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर अन्वेषा वीर से कहती है, और वीर से इतना कहने के बाद वो वहां से पलट कर चली जाती है और वीर को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अन्वेषा के जाने के बाद भी काफी देर तक वीर अपने दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, और फिर अन्वेषा की बातों पर गौर करते हुए वीर को अपना दिल इतनी जोरों से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था कि वीर को डर लग रहा था कि कहीं उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर ना आ जाए। शाम में वीर किचन टेबल प्रिपेयर करता है और बस वीर फाइनल टचेस कर ही रहा था कि तभी रूही भी वहां आ जाती है। हमेशा की तरह वो वहीं काउच पर बैठकर इंतजार करने लगती है जब तक कि वीर डिनर बनाकर फ्री नहीं हो जाता। मैंने कुछ केक्स बेक किए हैं, जरा एक बार ट्राई करके बताओगी कि कैसे बने हैं? वीर कुछ केक्स रूही के सामने रखते हुए कहता है, जो उसने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए थे। उन केक्स की अपीयरेंस को और ज्यादा इनहांस करने के लिए वीर ने उन्हें यूनिक मोल्ड्स के साथ शेप किया हुआ था। सभी केक्स एनिमल, फ्लावर्स और हार्ट के शेप में थे। वीर रूही के सामने सारे केक्स रखता है, जिसमें से हार्ट शेप वाले केक में उसने रिंग को छुपा कर रखा हुआ था, और जो ट्रे वीर ने रूही के सामने प्रेजेंट की थी उसमें वीर ने हार्ट शेप वाला केक रूही के सबसे करीब रखा था। वीर के हिसाब से इस तरह से रूही के लिए उस केक को चूज करना आसान रहेगा। ये कितनी क्यूट है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह भी कोई चीज बना सकते हो, वाह। वीर का जेस्चर देखकर रूही एक्साइटेड आवाज में उससे कहती है और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ रैबिट के शेप वाला एक केक उठाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं और बना भी सकता हूं, जिसके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर फ्यूचर में जरूर ही तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। वीर ने रूही की इनकरेक्ट चॉइस को माइंड नहीं किया। वो अच्छे से जानता था कि रूही को डेजर्ट्स खाना कितना ज्यादा पसंद है, और उन डेजर्ट्स के छोटे साइज की वजह से वीर जानता था कि रूही कुछ और केक्स तो जरूरी खाएगी। बहुत अच्छा बना है। मैंने आज तक इससे ज्यादा टेस्टी केक नहीं खाया। केक को खाने के बाद रूही अपनी उंगलियां चाटते हुए कहती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे वाकई में वो केक बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर दूसरा केक सेलेक्ट करती है। ये टर्टल भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। रूही दूसरा केक उठाती है और एक बार फिर से वो हार्ट शेप वाला केक नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत क्यूट है। रूही की बात से एग्री करते हुए वीर उसे कहता है, और अब दिल ही दिल में उसकी खुशी और नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो? तुम्हें तो इस समय किचन में होना चाहिए ना, डिनर बनाकर फिनिश करने के लिए। फिर यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? रूही वीर को अजीब तरह से देखते हुए उससे कहती है, वो मैं बस वेट कर रहा था तुम्हारा मेरे हर एक केक को रिव्यू करने का। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वीर रूही से कहता है, ये सभी स्वीट एंड सॉफ्ट है, तुम्हें फ्यूचर में ये और बनाने चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम ना एक बेकरी ओपन कर लेना, एक साइड बिजनेस के तौर पे। केक का बाइट खाने के बाद रूही वीर से कहती है, और रूही का रिव्यू सुनकर वीर क्यूरियस होकर उसे पूछता है, और कुछ नहीं, बस अब जाओ जाकर डिनर बनाओ, डिनर के बाद मुझे फिर से काम पर वापस जाना है। रूही वीर से कहती है और उसकी आवाज साफ बता रही थी कि वो इस समय थोड़ा जल्दी में है। वीर केक के अंदर छुपी हुई रिंग को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे रूही के लिए सरप्राइज रखना चाहता था, और इसीलिए रूही से कुछ और कहे बिना वो अपने दिल में निराशा के साथ किचन में वापस लौट जाता है। किचन में खड़ा होकर वीर रूही को देखने के लिए अपना जीन लॉक एक्टिवेट करता है। ऐसा करने के पीछे वीर की एक ही वजह थी कि अगर रूही केक के अंदर रिंग को ढूंढ लेती है तो फिर वो तुरंत ही उसके पास भागकर अपने घुटनों में बैठकर उसके सामने सवाल रख देगा कि विल यू मैरी मी। दूसरा केक खाने के बाद रूही एक और केक खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि रूही को वाकई में डेजर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, फिर चाहे उसके बाद उसे डिनर ना भी मिले तभी चलेगा। इसके अलावा वो सभी केक्स बस 2 बाइट्स में खत्म होने वाले केक्स थे, और यही वजह थी कि रूही के लिए एक समय पर थोड़े ज्यादा केक्स खाना पॉसिबल था। लेकिन इस बार रूही ने अपनी खुद की चॉइस का केक नहीं उठाया था। दरअसल रूही ने एक बुक पढ़ना शुरू कर दिया, और उसी बुक को पढ़ते पढ़ते एक और केक उठाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, और इसीलिए वो देख भी नहीं रही थी कि वो कौन से शेप का केक उठा रही है। हार्ट हार्ट हार्ट, प्लीज हार्ट उठाना नहीं। वीर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शिद्दत से प्रे कर रहा था, और नर्वसनेस के मारे उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। मन ही मन बस वो यही उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार रूही हार्ट शेप वाले केक को चूज करे। लेकिन एक बार फिर से रूही हार्ट शेप वाला केक चूज नहीं करती और दूसरे शेप वाले केक को उठा लेती, और फिर फ्रस्ट्रेशन में वीर कस के सिंक को पंच करता है और उसे अपना दिल 2 टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस होता है। सब गड़बड़ हो रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। ये लड़की दुनिया के हर शेप का केक चूज कर रही है, लेकिन ये हार्ट शेप वाला केक चूज नहीं कर रही जो उसे चूज करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो? फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। तुम क्या कर रहे हो वहां पे? किचन में ये शोर आता हुआ सुनकर रूही वीर से पूछती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ खाओ, आराम से खाओ, खाती रहो माय लव। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। आपने कल वाली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, और अब मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगा। और हाँ, फुल एपिसोड अगर आप लोगों को नहीं देखने हैं तो उनको इग्नोर कर दो, ठीक। आप लोगों पे क्लिक भी मत करना, ठीक, वरना क्लिक बेट आती है। और हाँ, कमेंट पे रूही चौहान लिखना मत भूलना। बाकी इस वीडियो पे रखते हैं हम लोग 100 लाइक एम, आप लोग कंप्लीट करवा ही दोगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय बाय।